हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस जो 14 मई को निर्धारित की गई है, उसमें एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। उससे अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के संदर्भ में घटनासार और दृष्टि की जो मैगजीन आती है, उससे जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति संभावित प्रश्न है जो परीक्षा में आ सकते हैं, उनका एक सीरीज चल रहा है जो ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो बनाए गए हैं, लगभग 140 प्रश्न उसमें कराया गया है। तो आप उसको देखें और इसमें जो है 140 के बाद लगभग 40 प्रश्न कराए जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर देखें। आइए देखते हैं। 140 नंबर का प्रश्न है कि किस पूर्वोत्तर राज्य की पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। मतलब पूर्वोत्तर राज्य जो है उसमें किसको जो है पहली बार क्या हुआ, इलेक्ट्रिक ट्रेन मिला है। तो ये है क्या, मेघालय। संयुक्त राष्ट्र के, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट है, इसको बताया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग, जो उसका एक आयोग है सामाजिक विकास आयोग, के 62वें सत्र का अध्यक्षता किसने किया और संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सामाजिक विकास आयोग है जिसका 62वां जो है क्या हुआ, सत्र चला, तो उसमें अध्यक्षता किया संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, भारत के तरफ से जो संयुक्त राष्ट्र में, भारत की तरफ से जो संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि हैं, रुचिरा कंबोज। कौन है, रुचिरा कंबोज। इन्होंने क्या किया, अध्यक्षता किया। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अध्यक्षता किसने किया, और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन हैं। तो ये है रुचिरा कंबोज। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है कि इसरो का, ये साइंस टेक्स का क्वेश्चन है, जब अंतरिक्ष के क्षेत्र से साइंस टेक्स से जब क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि इसरो का सबसे छोटा रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, तो उसका नाम क्या है। तो SSLV-D2 उसका नाम है, इसरो का सबसे छोटा रॉकेट। ठीक है, तो स्मॉल, इसका वही है, स्मॉल से यस किया गया है, तो SSLV। भारत के किन 2 अन्य, देखिए एक ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया जाता है, जो समुद्र के तट हैं जो साफ सुथरे होते हैं, जो पैमाने हैं उसको पे अगर वो खरे उतरते हैं कि वहाँ पे मतलब स्वच्छता का सारा ध्यान रखा गया है, प्रकृति का सारा ध्यान रखा गया है, तो उनको एक टैग दिया जाता है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। तो ये अभी किसको मिला है, तो लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय, थुंडी बीच एवं कदमत बीच, ये दोनों लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में स्थित मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच को ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। अब देखिए इसमें संख्या है कि कुल भारत में जो जिनको कुल संख्या कितनी हो गई है, तो कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीचों की संख्या कितनी हो गई है, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तो आप रिवाइज ही कर लीजिए, चाहे अगर हम दोबारा भी दें, मतलब जितना बार आप कहीं से भी मिले इसको जरूर देखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का पुरस्कार है। इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। सूरत व नवी मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे। तो ये भी आपको जान लीजिए, क्योंकि इंदौर लगभग सभी लोग जान गए हैं, तो दूसरा स्थान भी पूछा जाता है आयोग द्वारा, अक्सर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो सर्वेक्षण में पहला स्थान इंदौर है जो 6वीं बार है, ये भी याद रखिए 6वीं बार है। और दूसरी चीज़ है कि दूसरे स्थान पे है सूरत और तीसरे पे नवी मुंबई। 146 से देखते हैं कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2012, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पहला स्थान दिया। इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन, और इसीलिए इसमें रखा भी गया है इस सीरीज में कि 10 लाख से ऊपर की जो आबादी वाले शहर हैं उसमें उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है उसको क्या है, पहला स्थान दिया गया है। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे ये हर जगह ये क्वेश्चन चल रहा है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, तो हैदराबाद शहर को मिला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति। देखिए ये इसलिए जब यूपी से है तो महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए इसको इस भाग में दिखाया भी जा रहा है। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिए,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हो कि आपके पास अच्छे प्रश्न पहुंच सकें। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का क्या किया, ये अनावरण किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। एक तो अयोध्या से संबंधित है, दूसरा यूपी से संबंधित है। मुख्यमंत्री जी इसका अनावरण करते हैं। तो स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति, उधर भी आप इसके तीसरे वाले वीडियो में देखेंगे तो 2-3 स्टैचू पर, स्टैचू ऑफ पीस और 2-3 स्टैचू के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। तो आप ज़रूर इसको देखें। हाँ, तो स्टैचू ऑफ डिग्निटी, एक देखिए कि स्टैचू इनसे और संबंधित है। यह है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है, श्री रामानुजाचार्य जी का ये भी है। तो दो आप याद करेंगे, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति। ये अयोध्या से इसीलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है। तो बलरामपुर, ये थारू जनजाति संग्रहालय है। तो दोनों चीज याद रखिए कि किस जाति, आदिवासी जाति के लिए, तो थारू, और कहाँ पे, बलरामपुर में। 150 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो ये लखनऊ में हुआ है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन। अब देखिए 151 नंबर क्वेश्चन आप जरूर देखें। इसमें जो भी है अति संभावित और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 26वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक आयोजित किया गया। तो ये रवांडा का एक जगह है, कई गलई, ये 2022 में रवांडा में हुआ। और 27वीं जो है ये पहली बार प्रशांत देश समोआ को मिला है। जो 27वां होगा सम्मेलन राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की जो 27वीं बैठक होगी, वो प्रशांत देश में पहली बार हो रहा है। कहाँ पे, समोआ में, समोआ। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये मतलब अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला से संबंधित है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित जब क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछे जाते हैं। तो वीर गार्जियन 2023 अभ्यास, ये महत्वपूर्ण है कि किन के बीच होता है। तो भारत और जापान के बीच हुआ। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका नेतृत्व किसने किया, इसलिए क्वेश्चन को रखा गया है। तो नेतृत्व पहली बार अवनी चतुर्वेदी ने किया, मतलब किसी महिला द्वारा ये किसी युद्धाभ्यास में पहली बार हुआ है कि किसी महिला ने क्या किया है, नेतृत्व किया है। तो ये अवनी चतुर्वेदी है। देखिए महिला कुछ अति महत्वपूर्ण है, जैसे सुरेखा यादव पहली बार वंदे मातरम ट्रेन को चलाने वाली। ऐसे ही कुछ महिला हैं जिनका आपको आगे नोट्स दे दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि जितना महिला है सबका दे दें और कहें कि देखिए हमारा ही पढ़ाया हुआ आ गया। कुछ दिया जाएगा, 2-4 दिया जाएगा, अगर आना होगा तो उसी से आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। माउंट मेरेपी ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी यहाँ पे ये चर्चा में रहा, वहाँ विस्फोट हुआ था। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे है। देखिए चक्रवात एक आया है, चक्रवात फ्रेंडी, ये मेडागास्कर जो अफ्रीका का तट है, मेडागास्कर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के नीचे मेडागास्कर तट पे, वहाँ पे ये चक्रवात फ्रेंडी का क्या हुआ, लैंडफॉल किया वहीं पे। और सबसे जरूरी होता है कि इसका नामकरण कौन किया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, इसका नामकरण किया है, चक्रवात फ्रेंडी या फेंडी। अगला क्वेश्चन देखिए कि कच्चे स्टील के उत्पादन में कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय स्थान पे। तो प्रथम स्थान पे चीन है, द्वितीय स्थान पे भारत है और तीसरा स्थान पे जापान है, कच्चे स्टील के उत्पादन में। अब देखिए कुछ जैसे क्वेश्चन देखिए ऐसे ही पूछे जाते हैं जो पेपर में ज़्यादा चर्चित रहे हो घटना चक्र के, न कि केवल मैगजीन में दिया गया हो। जो कुछ चर्चा में रहा हो प्रश्न वो जरूर आते हैं। तो ओबीसी आयोग का भी गठन हुआ था, क्योंकि निर्वाचन वो हाई कोर्ट ने क्या किया था कि जो शहरी निकाय चुनाव है उसको, उसमें जो ओबीसी का आरक्षण उसको खत्म कर दिया था। तो उसी से संबंधित एक क्या था, आयोग का गठन हुआ। तो वही प्रश्न इसमें रखा गया है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण है तो आयोग का गठन, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। इसको आप लोग एकदम से याद रखिए, ये आना ही है आयोग के प्रश्न में, एकदम कंफर्म क्वेश्चन है।
जो 2 आयोग ही इसमें हम डाले ही हैं, और दोनों क्या थे, एकदम चर्चा में थे, दोनों के लिए बहुत मतलब हुआ। और दूसरा है अंडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो आप जानते ही हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी का सारा शेयर क्या हुआ, तो उससे संबंधित जांच के लिए एक समिति बनी, मामले की जांच हेतु एक समिति बनी है, और उस समिति के जो अध्यक्ष बने हैं तो है अभय यम स्प्रे, ये इनके जो क्या हुआ समिति के अध्यक्ष बने हैं। तो ये 2 समितियां आप लोग एकदम से याद रखें कि इसके अध्यक्ष कौन है। पहला है चुनाव आयोग ओबीसी आरक्षण हेतु, और दूसरा है अडानी हिंडनबर्ग के लिए। देखिए ये भी क्वेश्चन हम इसीलिए लिखे कि ये बहुत मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर इस तरह का हम देखें, जब भी हम एग्जाम दिए हैं, कि जो पेपर में जो प्रश्न रहते हैं ना, दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, चाहे न्यूज में जो चर्चा में जो रहते हैं प्रश्न, उनसे ज़्यादा जो वो उठाते हैं। तो ये गाम्बिया में आप देखे होंगे कप सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई थी, तो उनकी जांच है तो जो एक समिति बनाई गई थी, तो उस समिति के अध्यक्ष हैं YK गुप्ता। ये 3 समितियां हैं, मतलब है तो हजारों समितियां, सबको पढ़ा दिया जाए तो उतना तो याद भी नहीं हो पाएगा। जो महत्वपूर्ण थी हमारे हिसाब से 3 थी, बाकी आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, इन तीनों को भी आप लोग ध्यान रखिए। YK गुप्ता, गाम्बिया में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हेतु ये समिति बनी है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक बार ये आता है, हमेशा आता है कि 8वां रायसीना डायलॉग 2023 भू राजनीतिक और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन कहाँ पे हुआ। तो ये हर साल होता है, तो ये 8वां रायसीना डायलॉग था, और इसमें इसका थीम भी होता है। थीम आगे हो सकता है लिखा गया हो, तो थीम भी आप लोग जरूर देखें, अगर इसमें ना भी हो तो हम आगे के वीडियो में डालेंगे उसको। तो थीम और ये कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में। देखिए ये आगे का क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ब्लैक सूची में शामिल किया गया। तो आपका पड़ोसी देश होने की वजह से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इधर अक्सर पाकिस्तान ग्रे सूची से निकलता है और घुसता रहता है। इस बार ये म्यांमार जो है ब्लैक सूची में चला गया। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। अब देखिए इसने क्या किया, म्यांमार को क्या किया, ब्लैक सूची में शामिल कर दिया। अगला है कि सतत विकास रिपोर्ट 2022, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला। तो रिपोर्ट का एक अलग वीडियो बनेगा, एक इसमें डाल दिए। सतत विकास रिपोर्ट 2022, इसमें जो है ये 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। सतत विकास, तो देखेंगे सतत विकास रिपोर्ट में जो है क्या है, 121वां स्थान हुआ है, श्रेणी में रखा गया है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जो SDG होता है, जो 17 लक्ष्य हैं उसमें, तो उसमें जो SDG 13 और 12 और 13 जो लक्ष्य है उसको भारत ने क्या किया है, प्राप्त कर लिया है। SDG 12 और 13 को भारत ने प्राप्त कर लिया है। और कुल SDG की संख्या कितनी है, 17। इस 17 का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से अक्सर पूछ देता है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो 2 में SDG 12 और SDG 13 में भारत ने क्या किया, लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और ये देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में थोड़ा जान लिए कि ये 1989 में पेरिस में जो है G7 का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उसी में इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और इसमें म्यांमार के साथ 2 और देश हैं जिनको ब्लैक सूची में डाला गया है। तो एक ईरान है, दूसरा क्या है, उत्तर कोरिया है। ये भारत का पड़ोसी देश है, इसके वजह से इसको लिखना जरूरी था। तो म्यांमार, ईरान और उत्तर कोरिया। अब देखिए 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया तो जर्मनी द्वारा, और 49वां किया जाएगा किसके द्वारा, जापान द्वारा। तो ये दोनों याद रखिए। 22 में जो हुआ 48वां G7, उसकी अध्यक्षता किया जर्मनी, और ये 49वां करेगा कौन सा, जापान। 164 क्वेश्चन। अब देखिए कुछ दिवस हैं, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए और कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इतने पास रहते हैं, तो उसको एक पास लिख दिया गया है। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ये महत्वपूर्ण भी है
क्योंकि अब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है इसको अच्छा से मनाया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को इनकी प्रतिमा भी लगी है दिल्ली में सुभाष जी की, तो ये 23 जनवरी को मनाया गया। अब देखिए एक जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी को ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। तो कन्फ्यूजन क्या होता है कि 23 को है कि 25 को है कि 24 को है। अक्सर आदमी, हम तो 25 एक बार मार के आ गए थे, तो कभी 25, इसलिए इसको कन्फर्म याद रखिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी। 25 जनवरी को क्या है, मतदान दिवस, और 26 जनवरी को आप जानते हैं। तो 23, 24 और 25। इसके साथ ही 3 और महत्वपूर्ण दिवस हैं, इसको भी आप लोग याद जरूर रखें। क्या है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। इसमें केवल 22 याद रखें, मार्च, अप्रैल, मई। तो 22 मार्च को होता है जल दिवस, 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस और 22 मई को होता है विश्व जैव विविधता दिवस। और 20 मार्च को हो जाता है विश्व गौरैया दिवस। गौरैया दिवस भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 20 मार्च को गौरैया दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। इतना आप दिवस जरूर याद रखें, और बाकी तो आप याद रखते हैं। इसको थोड़ा सा मतलब ये अभी जनवरी की में ही बीता है और ये पूछा जाता है स्थापना दिवस यूपी का। देखिए एक क्वेश्चन है कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन। तो देखिए 2 ऑपरेशन महत्वपूर्ण है। एक मित्र जो टर्की में फंसे थे लोग, मिस्र टर्की में जो तूफान वो भूकंप आया था, वहाँ पे ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। और ये सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन कावेरी। कौन सा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन कावेरी जो है चलाया गया। 169 क्वेश्चन देखिए कि विश्व ओजोन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी। देखिए विश्व ओजोन दिवस के इस वर्ष की थीम, तो थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। विश्व ओजोन दिवस की इस वर्ष की थीम थी, ये थीम जरूर आप लोग याद रखें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। अब है 170 नंबर। ये प्रश्न जो है अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ। तो मिस यूनिवर्स 2022 अमेरिका की हैं आर बानी ग्रैम्बियल। आर बानी क्या है, ग्रैम्बियल हैं, मिस यूनिवर्स 2022। मिस अर्थ 2022 हैं मीना सू चोई, ये दक्षिण कोरिया की हैं, मिस अर्थ मिस यूनिवर्स। मीना सू चोई दक्षिण कोरिया और अमेरिका की हैं आर बानी ग्रैम्बियल, ये मिस यूनिवर्स हैं। 172 बुकर पुरस्कार इस बार किसको दिया गया 2022, तो श्रीलंका के लेखक हैं सेहान करुणा तिलक। इनके उपन्यास का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा, द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा। और इनका नाम है क्या, तो सेहान करुणा तिलक, ये श्रीलंका के हैं। एक क्वेश्चन देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये गुजरात में कलोल इफ्को द्वारा संचालित होगा, इफ्को द्वारा ये विकसित किया गया है। नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कलोल, गुजरात। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये सुपर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं अक्सर। तो विश्व का सबसे तेज चलने वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो अमेरिका का फ्रंटियर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है, फ्रंटियर, अमेरिका का फ्रंटियर। और भारत का जो सबसे तेज द्रुत सुपर कंप्यूटर है तो सीडेक पुणे में स्थापित है, कौन, परम सिद्धि AI, परम सिद्धि AI। और विश्व का कौन सा है, फ्रंटियर कंप्यूटर। देखिए अब ये क्वेश्चन है कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब है 179। देखिए ये चक्रवात, देखिए कुछ त्रुटि हो गया, चक्रवात मेंडस है। मेंडस भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से टकराया
और इसका लैंडफॉल कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु के तट के आसपास क्या हुआ, इसका लैंडफॉल हुआ है। और इस चक्रवात का जो नामकरण किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE द्वारा किया गया है। और इसका मतलब इसका असर कहाँ पे रहा? तो तमिलनाडु के तट पर चक्रवात मेंडस, ये रहेगा वहाँ पे ऐसे। तो थोड़ा आप देख लीजिएगा इसको। अब है कि UPI लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक, तो ये पेटीएम पेमेंट्स है UPI लाइट लॉन्च करने वाला। अगला 181 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2023 में जो आई है, तो उसमें भारत के बारे में क्या क्या आ गया? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। क्योंकि कई बार यही पूछ देता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। अब इसमें देखिए भारत की वृद्धि दर के बारे में कुछ बताया गया है। तो 2022 में भारत की वृद्धि दर 6.8 रहेगा, 2023 में 5.9 और 24 में 6.3। तो इसको आप जरूर याद रखें। ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जो है भारत का 2022 में वृद्धि क्या बताया गया है, 23 में या 24 में क्या होगा, तो आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी का क्या नाम है? तो MF हाइड्रा का अनावरण किया गया नॉर्वे द्वारा। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा, जिसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो नॉर्वे द्वारा। भारतीय मूल का अमेरिकी जिसे हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, तो ये रिचर्ड वर्मा है, भारत से संबंधित हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 184 कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा किसने किया? तो ये भारत ने किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा। और मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी, तो क्रिस्टीना कोच। जो एक मिशन है आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष बनेंगी क्रिस्टीना कोच। तो आप लोग इसको जरूर देखें, 40 से ऊपर क्वेश्चन है, 45 के करीब क्वेश्चन इसमें बताया गया। वीडियो को आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।